वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। आज हम ऑर्थोडोंटिक्स में रिमूवेबल अप्लायंसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस होते क्या हैं। नाम से जाहिर है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है रिमूवेबल। रिमूवेबल मतलब उतारने चढ़ाने वाला। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो ऐसे अप्लायंसेस ओरल कैविटी के अंदर जब हम पेशेंट को लगाते हैं तो ऐसे अप्लायंसेस, ऐसे आलात वगैरह जो खुद उतारे और लगाए जा सकते हों, उनको क्या कहा जाता है? रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस कहा जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट जब खाने के दौरान या रात को सोते वक्त जो है वो उतार के इसको रख भी सकता है और फिर खुद उसी पोजीशन के अंदर उसको लगा भी सकता है। ठीक है, तो इसकी बड़ी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, कुछ पेशेंट्स के अंदर जब वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं साल डेढ़ साल बाद, फिर उनको जो है कुछ महीनों के लिए रिटेनर वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि उनके जो दांत हैं वो अपनी पोजीशन में फिर बरकरार रहें। ठीक, तो उसके बाद इंडिकेशंस क्या है कि हम रिमूवेबल अप्लायंसेस को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं या कब इनकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से जो कॉमन है, मेन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मिक्स्ड डेंटिशन के दौरान ग्रोथ के अंदर मॉडिफिकेशन चाहिए हो तो उस वक्त हम रिमूवेबल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें लिमिटेड टिपिंग या रोटेशन चाहिए हो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आर्च की एक्सपेंशन के लिए, उसके अलावा जो है फिक्स्ड ट्रीटमेंट के बाद रिटेंशन को प्रोवाइड करने के लिए जो है हम इसको क्या करते हैं? रिमूवेबल अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मैंने रिटेनर की पहले एग्जांपल दी। ठीक है, अब हमारे पास रिमूवेबल अप्लायंसेस के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके बीसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज के लिए या फिर आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, वाइवा के अंदर या फिर आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि रिमूवेबल अप्लायंसेस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं, फिर इन 3 कंपोनेंट्स को हमने फर्दरली डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास पहले नंबर पे है रिटेंटिव कंपोनेंट्स, जिसको हम आज स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। फिर हमारे पास बेस प्लेट आता है, फिर हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट्स आते हैं। तो एक्टिव कंपोनेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारे पास बाउल्स आते हैं, स्प्रिंग्स, रिट्रैक्टर्स, इलास्टिक्स, स्क्रूज वगैरह आते हैं। ठीक है, तो हम आज जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारे पास है रिटेंटिव कंपोनेंट्स। तो याद रखिएगा कि रिटेंटिव कंपोनेंट्स क्या चीज होते हैं और ये किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमने जो है अप्लायंसेस अब ओरल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर दिए हैं, तो अब उनको जो है बरकरार रखने के लिए, उनको रिटेंशन प्रोवाइड करने के लिए अब किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी। ठीक है, तो अब वो जो चीज़ हम उसको जो है ना इधर उधर अपनी जगह से हटने से बचाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, तो वो हमारे पास क्लैस्प की शक्ल में आते हैं। ठीक है, तो रिटेंटिव कंपोनेंट्स बेसिकली हमारे पास क्लैस्प होते हैं जिसको एडिकेट रिटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे दांतों के अंदर स्पेसिफिक एरिया होता है जिसके अंदर अंडरकट्स मौजूद होते हैं, तो उन अंडरकट्स के अंदर जो है हम इन क्लैस्प को लगाते हैं, उनके अंदर इंगेज करते हैं ताकि जो है हमें रिटेंशन प्रोवाइड हो। तो दे आर द कंपोनेंट्स दैट हेल्प इन कीपिंग द अप्लायंसेस इन द प्लेस एंड रेजिस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अप्लायंस। जो हम अप्लायंस लगा रहे हैं उसको अपनी जगह से हिलने से बचाने के लिए या फिर उसको जो है अपनी जगह पर बरकरार रखने के लिए हम इन कंपोनेंट्स का, रिटेंटिव कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एडिकेट रिटेंशन, अगर हम रिमूवेबल अप्लायंसेस लगा रहे हैं उसके लिए हमने एडिकेट रिटेंशन प्रोवाइड करनी है, तो उसमें भी हम रिटेंटिव कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर हमने दांतों को लूजली फिट किया हुआ है और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के अंदर, तो हमें जो है वो रिटेंशन या वो हमें जो है रिटेंशन प्रोवाइड नहीं हो रही होगी जो हमारी स्पेसिफिक टिल्टिंग या मूवमेंट के लिए रिक्वायर होगी। ठीक है, अगर अब हद से ज़्यादा उसको टाइट कर देते हैं तो मोबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं ऑर्थोडोंटिक के अंदर। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या करना होता है? एडिकेट रिटेंशन प्रोवाइड करनी होती है और वो क्लैस्प के थ्रू आती है। एक्टिव कंपोनेंट में वही मैंने पीछे बात की, इसमें जो है लेबियल वो वगैरह आ जाते हैं, स्प्रिंग्स, स्क्रूज, इलास्टिक्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है रिटेंटिव कंपोनेंट्स यानी कि क्लैस्प्स। क्लैस्प्स के बारे में आपको बता देता हूँ दोबारा से। रिटेंटिव कंपोनेंट्स हैं ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस के अंदर। अच्छा, ये क्लैस्प एक्ट किस तरह करते हैं, इनका एक्शन किस तरह है, मोड ऑफ एक्शन, ये परफॉर्मेंस अपनी किस तरह देते हैं? हमारे दांतों के दरमियान जो है कुछ कंस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं और उनके अंदर जो है क्लैस्प को क्या किया जाता है? इंगेज किया जाता है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है कि ये जो है हमारा जो अप्लायंसेस होते हैं उनको डिस्प्लेसमेंट होने से उनकी जो है प्रिवेंशन करते हैं
और उनको जो अपनी जगह पे फिक्स रखते हैं, ठीक है। और इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास क्लैस्प की, एक है बकोलिंगुअल सर्वाइकल अंडरकट्स और दूसरा है मेसियोडिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट्स, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्लैस्प्स एक्ट बाय एंगेजिंग सर्टेन कंस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑफ टीथ दैट आर कॉल्ड अंडरकट्स, यानी कि ऐसे क्लैस्प जो हमारे दांतों के अंदर कंस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं जिनको अंडरकट कहा जाता है, ये उनके साथ क्या करते हैं, इंगेज करते हैं। व्हेन द क्लैस्प्स आर फैब्रिकेटेड, जब क्लैस्प वगैरह को बनाया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है, द वायर इज मेड टू इंगेज, जो इसमें वायर लगाई जाती है उसका मकसद क्या होता है कि वो इन कंस्ट्रिक्टेड एरियाज यानी कि अंडरकट्स होते हैं उनको क्या करे, इंगेज करे। और किस मकसद के लिए, ताकि डिस्प्लेसमेंट से बचा जा सके, ठीक है। फिर हमारे पास इसके मैं पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास जो है दो तरह के हैं, एक है बकोलिंगुअली और दूसरा है मेसियोडिस्टली, ठीक है। तो बक्कोलिंगुअल सर्वाइकल अंडरकट्स में क्या होता है, द बक्कल एंड लिंगुअल सरफेसेस ऑफ द मोलर्स हैव अ डिस्टिंक्ट अंडरकट एट द सर्वाइकल मार्जिन। बक्कोलिंगुअल सर्वाइकल अंडरकट्स कहाँ पे नजर आते हैं, किस एस्पेक्ट में नजर आते हैं, याद रखिएगा, जब आप अपने मोलर को मीजियल एस्पेक्ट से देखते हैं फिर आपको बक्कोलिंगुअल सर्वाइकल अंडरकट्स नजर आएंगे, ठीक है। तो ये अंडरकट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके जो मोलर हैं, मोलर का जो बक्कल और लिंगुअल एरिया है उसका जो सर्वाइकल मार्जिन है, ठीक है, डिस्टिंक्ट अंडरकट एट द सर्वाइकल मार्जिन है, उस पर जो है ये आपको नजर आते हैं और इनको मीजियली एस्पेक्ट से देखा जाता है। अगर हम इन अंडरकट्स की या इन क्लैस्प्स की एग्जांपल देखें तो हमारे पास सर्कमफेरेंशियल क्लैस्प आता है एंड जैक्सन्स क्लैस्प आता है। नामों को आपने ज़रूर याद रखना है कि कौन से नाम जो है किस अंडरकट क्लैस्प के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि आगे चल के मैंने इनकी डिटेल बतानी है तो फिर मैं बार बार ये नहीं दोहराऊंगा कि ये बक्कोलिंगुअल है या ये डिस्टो मार्जिनल है या इस तरह का है। तो नाम आपने जहन में रखने हैं। तो आपको बक्कोलिंगुअल सर्वाइकल अंडरकट्स में कौन से दो क्लैस्प नजर आ रहे हैं, एक है सर्कमफेरेंशियल और दूसरा है जैक्सन्स, ठीक है। अब है मीजियल एंड डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट। याद रखिएगा, मीजियल एंड डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट्स और बक्कल और लिंगुअल सर्वाइकल अंडरकट्स में जो है एक चीज का मेन डिफरेंस है एस्पेक्ट्स का, कि उसको हमने किस एस्पेक्ट से देखना है और इसको हमने किस एस्पेक्ट से। तो बक्कोलिंगुअल को हमने मीजियल एस्पेक्ट से देखना है और मीजियोडिस्टल को हमने बक्कल एस्पेक्ट से देखना है, ठीक है। द मोलर्स आर द वाइडेस्ट मीजियोडिस्टली एट द कांटेक्ट पॉइंट। अगर आपने टूथ मॉर्फोलॉजी को सही तरीके से स्टडी किया हुआ है तो फिर आपको जो मोलर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर सब दांतों की उनका पता होगा कि कौन किस तरह से जो है किस एस्पेक्ट से वाइडेस्ट है। तो याद रखिएगा, जो हमारे मोलर होते हैं ना, इनका जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, अगर हम उनको जो है मीजियोडिस्टली देखें तो वो वाइडेस्ट टीथ है, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइकल मार्जिन की तरफ टैपर होना स्टार्ट हो जाते हैं। टैपर का मतलब होता है आगे की तरफ जाके थोड़ा सा पतला होते जाना, ठीक है। These surfaces sloping from the mesial and distal contact areas toward the neck of the teeth are called mesial and distal proximal undercuts। ये जो surfaces होती हैं ये हमारे पास मेसियो डिस्टल कंटैक्ट से लेकर आगे की तरफ जो है ये नेक ऑफ द टीथ जिसको बोलते हैं वहां की तरफ चले जाते हैं। उन एरियाज को क्या कहा जाता है, मेसियल एंड डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट कहा जाता है। उन एरिया के अंदर जो अंडरकट मौजूद होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेसियल एंड डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट कहा जाता है। इन अंडरकट्स को हम किस तरह से देख सकते हैं, बक्कल एस्पेक्ट से। और पीछे जो हमारे पास था बक्कल एंड लिंगुअल था उसको हम मेसियल एस्पेक्ट से देख सकते हैं। ये दो मेन डिफरेंस आपने याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। These proximal undercuts are more pronounced than the cervical undercuts। ये जो हमारे पास mesial and distal proximal undercut होते हैं ये हमारे पास जो cervical undercut है उसके मुकाबले में ज़्यादा नुमायाँ होते हैं, pronounced होते हैं, वाज़े होते हैं, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा रिटेंशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एडम क्लास्प आता है और क्रोजेट क्लास्प आते हैं, ठीक है, जिनको हम आगे डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं। पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें पिक्चर दोनों की, ठीक है, और किस किस एस्पेक्ट से जो आपको नजर आ रहे हैं। अब हमारे पास है आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लैस्प। जो हम क्लैस्प बना रहे हैं, लेबोरेटरी के अंदर जो क्लैस्प तैयार हो रहा है तो उसको कुछ उनके अंदर जो है खास किस्म की क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। और उसमें क्या है, पहली रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, इसको अनऑब्ट्रसिव होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑरल कैविटी में मौजूद जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनके साथ इसको ना रिएक्शन करना चाहिए, ना उनको ये इंजरी करे, ठीक है। पेशेंट के लिए भी सेफ हो, ऑरल कैविटी के लिए भी सेफ हो। और दांतों के साथ इनका जो कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए वो बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमने क्लैस्प तैयार करना होता है जो डेसीरियस और परमानेंट डेंटिशन दोनों के अंदर इस्तेमाल हो सके, ठीक है। ऐसा क्लैस्प होना चाहिए कि वो रिटेंशन एडिकेट दे, हद से ज़्यादा कम भी ना हो, हद से ज़्यादा भी ना बढ़ जाए,
ठीक है, क्योंकि दोनों नुकसानदेह हैं। अगर हद से कम होगा तब भी हमारा काम नहीं होगा, हद से ज़्यादा चला जाएगा तो नुकसान देगा। इसलिए एडिकेट, मुनासिब रिटेंशन होनी चाहिए, जितनी रिक्वायर है उतनी ही हो। और जो एंकर टूथ होते हैं, यानी कि जिस दांत से हम सपोर्ट ले रहे हैं, जिस दांत पे क्लैस्प लगा हुआ है, उस पर एक्टिव फोर्सेस नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, उस दांत को वो जो है डैमेज ना करे जिस दांत से हमने क्लैस्प की सपोर्टिंग ली हुई है। रिजिड होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी जगह से टूट जाए, खराब हो जाए, फिर मसला बनेगा। इजी टू फैब्रिकेट, बनाने में भी आसानी होनी चाहिए। अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं ज़रूरत के मुताबिक तो इसको रिप्लेस भी हो जाना चाहिए। ठीक है, और जाज या इरप्शन ऑफ टीथ के साथ इंटरफेयर भी ना करें। फिर उसके बाद क्लैस्प के कुछ यूजेस हैं। टू सिक्योर द अप्लायंस इन पोजीशन, जो हमने ओरल कैविटी के अंदर अप्लायंस लगाए हुए हैं उनकी पोजीशन सिक्योर रखे, बरकरार रखे, उनको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना करे, और अप्लायंसेस की रोलिंग से भी प्रिवेंट करे, ऐसा क्लैस्प होना चाहिए। और रेजिस्ट करे फोर्सेस को, डिस्प्लेसमेंट की। उसके अलावा जो है हमें रिटेंशन प्रोवाइड करे, इंकरेज प्रोवाइड करे, और इंगेजिंग द इलास्टिक, और इलास्टिक को इंगेज करने के लिए भी जो है क्लैस्प का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास आ गई टाइप्स। सर्कमफ्रेंशियल क्लैस्प मैंने बताया था कि हमारे पास किस उसमें आता है। तो सर्कमफ्रेंशियल क्लैस्प की अगर हम बात करें, मैंने मेन बातें इसमें डाल दी हैं। पूरी बुक का जो आपकी बुक के अंदर सारा लिखा हुआ है उसका निचोड़ निकाल के मैंने जो है इनको इस लफ्ज़ों में बयान कर दिया। आप बगैर टेंशन के इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ओके है। तो इसमें जो है इसको फैब्रिकेट, इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, 0.9 mm की वायर का इस्तेमाल करके। फैब्रिकेट का मतलब होता है तैयार करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, 0.9 mm की वायर का इस्तेमाल करके। इसका दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा। आपके पास जितने भी क्लैस्प आ रहे हैं इनके जो सेकंड नेम है वो आपने ज़रूर याद रखने हैं। अक्सर ऐसा होता है आपके PCQs में, MCQs में, या जो आपका वाइवा होता है या फिर पेपर में जो है वो जो यूनिवर्सल नेम होता है उसको हटाकर उसकी जगह पे जो उसका सेकंड नेम होता है ना वो लगा दिया जाता है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा था, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो जब आप गौर करके सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको पता होगा ना कि ये इसका दूसरा नाम क्या था, सर ने कौन सा दूसरा नाम बताया था। तो सर्कमफ्रेंशियल क्लैस्प का दूसरा नाम क्या है, सी क्लैस्प या फिर 3/4 क्लैस्प। समझ आ गई। और सिंपल क्लैस्प है यूज टू इंगेज बक्कल सर्वाइकल अंडरकट। जो बक्को सर्वाइकल अंडरकट होते हैं उनको इंगेज करने के लिए इस जो है क्लैस्प का इस्तेमाल किया जाता है। और कैन नॉट बी यूज्ड इन द पार्शली इरप्टेड टीथ। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है पार्शली इरप्टेड, जो अभी निकल रहे होते हैं, आधा अंदर होता है और आधा बाहर होता है, तो इस दांत के अंदर जो है ऐसे टीथ के अंदर हम जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पिक्चर को मैं जो है आपको वाज़ेह करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है जैक्सन्स क्लैस्प। तो जैक्सन्स क्लैस्प 1906 में इसने जो है, जैक्सन नामी शख्स ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको भी जो है 0.9 mm की वायर का इस्तेमाल करके जो है फैब्रिकेट किया जाता है। इसका जो सेकंड नेम है वो है फुल क्लैस्प या फिर यू क्लैस्प। ठीक है, इसकी आप शक्ल देख रहे हैं, नीचे आपको पिक्चर्स में भी नजर आ रहा होगा कि ये जो इसकी शक्ल है ये यू टाइप बनी हुई है, इसलिए इसको जो है यू क्लैस्प का नाम दिया गया। और ये फुल है। सर्कमफ्रेंशियल क्या था, हाफ था, और ये क्या है, फुल है, तो इसलिए इसको या तो फुल क्लैस्प बोला जाता है या फिर यू क्लैस्प बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इंगेजेस करता है बोथ बक्को सर्वाइकल अंडरकट्स एंड आल्सो द मीजियल एंड एज वेल एज डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट्स। सिंपल डिजाइन है, ऑफर करता है एडिकेट रिटेंशन को, और इसकी जो है इन एडिकेट रिटेंशन इन पार्शली इरप्टेड टीथ। इसकी जो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो हमारे पास पार्शली इरप्टेड टीथ होते हैं उनके अंदर रिटेंशन जो है ये सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाता। अब हमारे पास है साउथ एंड क्लैस्प। साउथ एंड क्लैस्प क्या होता है, ये 0.7 mm वायर से बनाया जाता है। इसमें 0.7 mm वायर तैयार की जाती है, और इसको जो है जो हमारे पास एंटीरियर एडजेसेंट जो मार्जिन होते हैं ना, एंटीरियर टीथ के सामने वाले जो दांत होते हैं उनके अंदर जो एडजेसेंट मार्जिन होते हैं उनके अंदर जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। पिक्चर्स में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर टीथ है और ये इसके जो एडजेसेंट मार्जिन हैं इसको ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, दांतों की मार्जिन जो होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। एस्थेटिकली मोर प्लीजिंग है, और इनको जो है उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे पास एंटीरियर रीजन के अंदर रिटेंशन की ज़रूरत पड़े। तो ये मैंने एक पिक्चर इसकी ड्रा की हुई है यहाँ पे, और ये आप ताकि ओरल कैविटी में किस तरह आपको नजर आता है ये आपको यहाँ पे समझ आ जाए पिक्चर से। अब है ट्राईएंगुलर क्लैस्प। ट्राईएंगुलर क्लैस्प की अगर हम बात करें तो 0.6 mm वायर से इसको बनाया जाता है। इन सब की जो वायर्स के डायमीटर हैं उनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
और सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करने वाला इसमें एमसीक्यूज बनता है या बीसीक्यूज बनते हैं वो इनकी वायर की विड्थ होती है या उसका जो डायमीटर होता है वो होता है। ठीक है, 0.6 mm जो है किस वायर के जो है कौन सा क्लास पे वायर उसमें इस्तेमाल की जाती है, 0.9 mm किसके लिए की जाती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, अब ट्रायंगुलर क्लास्प की वायर कितनी है, 0.6 mm। ठीक है, और इसकी इंडिकेशन क्या है जब हमें एडिशनल रिटेंशन रिक्वायर हो। इसकी इंडिकेशन क्या है ट्रायंगुलर क्लास्प की, जब हमें एडिशनल रिटेंशन रिक्वायर हो। दीज आर स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड क्लास्प्स दैट आर यूज्ड बिटवीन द टू एडजेसेंट पोस्टीरियर टीथ। जो हमारे पास पोस्टीरियर पीछे वाले जो दांत होते हैं उनके अंदर अगर जो है हमें एडिशनल रिटेंशन की ज़रूरत पड़े तो फिर हम जो है स्मॉल शेप के अंदर जो है ट्रायंगुलर तरीके से बनी हुई है क्लैस्प का इस्तेमाल करते हैं। थस दे इंगेज द प्रॉक्सिमल अंडरकट्स ऑफ द टू एडजेसेंट टीथ। थस इसलिए जो है ये क्या करते हैं, जो हमारे पास एडजेसेंट टीथ होते हैं उनका जो प्रॉक्सिमल अंडरकट होते हैं ये उनको इंगेज करता है। मैंने पिक्चर में भी आपको दिखा दिया ताकि वाज़ेह आपको समझ आ जाए कि ये ट्रायंगुलर किस तरह से बने होते हैं और किस तरह से लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है बॉल एंड क्लैस्प। तो बॉल एंड क्लैस्प क्या होता है, पिक्चर आप देख लें आपको वाज़ेह समझ आ जाएगी इससे। वायर हैविंग अ नॉब और बॉल लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वायर होती है मुकम्मल, उसके किसी एक हिस्से पर ना बॉल एंड होगा। ठीक है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनी होगी और बाकी जो उसका दूसरा हिस्सा होगा वो आपके कंपोनेंट के साथ या अप्लायंस के साथ जो है अटैच होगा। ठीक है, यूटिलाइजेस इंटरडेंटल अंडरकट्स। ये जो है हमारे पास इंटरडेंटल अंडरकट्स होते हैं, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। जो हमारे पास इंटरडेंटल अंडरकट हैं इनके अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है बॉल एंड को। ठीक है, इसकी इंडिकेशन क्या है, कब इसको जरूरत पड़ती है, जब हमें एडिशनल रिटेंशन रिक्वायर हो। फिर उसके बाद हमारे पास है क्रोजेट क्लैस्प और इसकी बुक में भी बस इतनी ही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। और इसमें क्या है, दिस क्लैस्प रिजेंबल्स अ फुल क्लैस्प बट हैज एन एडिशनल पीस ऑफ वायर। इसमें क्या होता है जो हमारे पास फुल क्लैस्प होता है ना, ठीक है, या जो क्लैस्प हमने पढ़ा था फुल क्लैस्प की शक्ल के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है। बस इसमें एक फर्क है कि इसके साथ एक एडिशनल एक इजाफी वायर पीस ऑफ वायर को अटैच कर दिया जाता है जो क्या करता है विच इंगेजेस इनटू द मीजियल एंड डिस्टल प्रॉक्सिमल अंडरकट्स। जो हमारे पास डिस्टल और प्रॉक्सिमल अंडरकट होते हैं उनके अंदर ये इंगेज करता है। ठीक है, थस इट ऑफर्स बेटर रिटेंशन देन द फुल क्लैस्प। थस ये जो है फुल क्लैस्प के मुकाबले में ज्यादा बेहतरीन जो है रिटेंशन प्रोवाइड करता है। पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिक्चर से आपको जो है कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट पे एडम्स क्लैस्प। एडम्स क्लैस्प को इसको जो है 3 नामों से जाना जाता है आजकल। यूनिवर्सल क्लैस्प पे बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसका पहला नेम जो है वो है लिवरपूल क्लैस्प, दूसरा नाम है यूनिवर्सल क्लैस्प, मॉडिफाइड एरोवेट क्लैस्प। अगर कभी आ जाता है कि यूनिवर्सल क्लैस्प पे आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है, तो आप एडम्स क्लैस्प के बारे में बात करेंगे। लिवरपूल है या मॉडिफाइड एरोवेट है तो वो फिर आपको पता होना चाहिए कि एडम्स के ये दूसरे नेम है। एडम्स क्लैस्प के कुछ पार्ट्स हैं, इसमें इसकी ब्रिज आ जाती है, एरोहेड आ जाते हैं और रिटेंटिव आर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये पिक्चर भी आप देख लें कि एडम्स क्लैस्प किस तरह के होते हैं। जो है फिलिप्स एडम ने 1950 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यही एडम क्लैस्प है, मोस्ट वाइडली यूज्ड है और इसको जो है मीजियोबक्कल और डिस्टोबक्कल दोनों अंडरकट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डज नॉट सेपरेट टीथ लाइक अ एरोहेड क्लैस्प। एरोहेड क्लैस्प की निस्बत ये जो है दांत को अलग है यानी कि सेपरेट नहीं करता। 0.7 mm पोस्टीरियर एंड 0.6 mm एंटीरियर। जो पोस्टीरियर पीछे वाले दांत होते हैं उनके लिए एडम्स क्लैस्प की वायर कितनी होती है, 0.7 mm होती है और सामने वाले जो दांत होते हैं उनके लिए 0.6 mm की जो है इसमें वायर की जो है रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद एडवांटेज क्या है, स्मॉल नीट एंड अनऑब्ट्रसिव है, स्मॉल है, नीट अनऑब्ट्रसिव है, किसी भी दांत के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसको। और इसको जो है डेसीरियस और परमानेंट डेंटिशन दोनों के लिए फैब्रिकेट किया जा सकता है, दोनों के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, और सेमी एरप्टेड टीथ जो होते हैं, जो हाफ एरप्टेड टीथ होते हैं उनके अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। इसकी जो बड़ी खासियत है और मोस्ट वाइडली जिसकी वजह से जो इस्तेमाल हो रहा है तो वो इसकी एक खासियत क्या है कि ये सेमी एरप्टेड टीथ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पेशलाइज्ड प्लायर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, और इसको जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इसमें जो है वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। इसको जो हमने रीजन्स वाइज या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी नीडेड के मुताबिक इसको हमने वेरिएट भी किया हुआ है। रिजिड है, एक्सीलेंट रिटेंशन प्रोवाइड करता है। इसकी मैंने मॉडिफिकेशंस के नेम लिख दिए हैं ताकि आपको मॉडिफिकेशंस के नेम के बारे में पता होना चाहिए।
अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसकी डिटेल पर एक अलहदा लेक्चर बना के मॉडिफिकेशंस ऑफ एडम्स क्लास के नाम से वो मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल आपको नेम आनी चाहिए, ठीक है, जो ज़रूरी है। एडम्स को जो है 7 हमने मॉडिफिकेशन में डिवाइड किया। इसमें क्या था, एक सिंगल एरोहेड था, जे हुक के साथ था, इनकॉर्पोरेटेड हेलिक्स थे, और एडिशनल एरोहेड था इसके साथ, सोल्डेड बकल ट्यूब थी, डिस्टल एक्सटेंशन के हवाले से था, और इंसाइजर्स और प्रीमोलर्स के ऊपर जो एडम्स क्लैस्प लगाए जाते हैं वो थे। पिक्चर्स मैंने इनकी दे दी हैं, ये सिंगल एरोहेड के साथ है, और ये जो हमारे पास है जे हुक के साथ और हीलिक्स के साथ और डिस्टल एक्सटेंशन के साथ और सोल्डेड बकल ट्यूब। और ये हमारा जो क्या था आज का था क्लैस्प के बारे में, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा होगा वो हम अगली अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।